तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 93 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। देखो यह उस आजाद हिंद फौज के बारे में बता रहा है जो भारत के स्वतंत्रता के लिए भारत में नहीं रह करके भी भारत के लिए ही लड़ रहे थे, भारत के सपोर्ट के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, जैसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी या फिर उसका कमान किसने संभाला था। ज्यादा नाम आप सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते होंगे। आइए देखते हैं इसके बारे में फैक्चुअल डेटा। तो देखिएगा सबसे पहले आजाद हिंद फौज जिसको इंडियन नेशनल आर्मी भी कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो 1942 में। इसकी स्थापना 1942 में किसके द्वारा, तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन इससे ज्यादा प्रसिद्ध ये लाइन है कि इसका कमान आगे जाके कौन संभाला था। इसका कमान जो है आगे जाकर के कब, तो 21 अक्टूबर देखिएगा यहाँ पे 1943, 21 अक्टूबर 1943 को इसका कमान जो है कौन संभाला था, तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और इनके बारे में आपको पता होगा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यह भारत में नहीं रह करके विदेश में रह करके ये भारत को कितना सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और इसी फौज में अलग अलग रेजिमेंट था और इसी में एक रेजिमेंट था जो महिला बटालियन का था, जिसका नाम क्या दिया गया था, तो रानी लक्ष्मीबाई, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके नाम पे भी एक रेजिमेंट का नाम था। ठीक है, और इसी में एक आपकी महिला रही थी, कैप्टन महिला रही थी, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसी में एक आपका रेजिमेंट था जिसका नाम था रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और इसी की जो कैप्टन रही थी इनका क्या नाम रहा था, इनका नाम रहा था लक्ष्मी सहगल। क्या नाम था, लक्ष्मी सहगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट महिला थी। चलो आते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं। वही महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी, तो देखना ऑप्शन को, क्या कहीं पे आपको लक्ष्मी सहगल दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी सहगल। वैसे आप एक चीज और याद रखिएगा, इस फौज में एक और महिला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही थी जिनका नाम क्या था, नीरा आर्या, नीरा आर्या एक और महिला थी, वह इस फौज में बहुत ही प्रसिद्ध महिला रही थी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पहले तो कैप्टन मोहन सिंह स्थापना किए थे, लेकिन इसको जो होता है ना गति कौन दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इन्हीं का कथन रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे, चलो कादम्बिनी गांगुली के बारे में अगर देखें तो याद है आपको, कादम्बिनी गांगुली के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका जो 1889 का मद्रास अधिवेशन था, 1889 का जो आपका मद्रास अधिवेशन था, उसमें ये क्या की थी, तो देखिएगा पहले 1889 का मद्रास अधिवेशन में पहली बार ये कोई महिला थी जो कांग्रेस को क्या की थी, तो संबोधित की थी। 1889 के मद्रास अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस को संबोधित करने वाली महिला कौन थी, वो थी कादम्बिनी गांगुली। इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा यह कथन, हम भारत को, सुनिएगा कथन क्या है, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। यह कथन किससे जुड़ा है। आप इतना लंबा चौड़ा लाइन तो नहीं सुने होंगे, लेकिन हाँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक लाइन जरूर सुने होंगे, करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई जो है ये कथन किसका था, तो महात्मा गांधी जी का था। और किस आंदोलन के टाइम में ये कहा गया था, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि देखते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइएगा पहले ऑप्शन में, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका चला था, और ये कब चला था, तो इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, चूंकि ये आपका अगस्त माह में शुरू हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। देखो हुआ क्या था कि टाइम चल रहा था आपका अगस्त का। ठीक है, टाइम चल रहा था, यहाँ पे 3 डेट आप याद रखिएगा, 7 अगस्त 1942, ठीक है, फिर 8 अगस्त 1942 और फिर 9 अगस्त 1942। आप 3 डेट याद रखिएगा, बहुत तीनों इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में
बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसके द्वारा? तो अबुल कलाम आजाद, नॉट एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, ठीक है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा क्या किया गया था? तो एक वर्धा प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? वर्धा प्रस्ताव का जिक्र किया गया था, वर्धा प्रस्ताव का जिक्र किया गया था, जिसमें आपका भारत छोड़ो आंदोलन का कुछ समीकरण बन रहा था, ठीक है। तो 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? वर्धा प्रस्ताव का पुष्टि किया गया था, और फिर आगे जाकर के अगले ही दिन 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया, और फाइनली हुआ कि हाँ भाई वर्धा प्रस्ताव के तहत क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन अब क्या करने जा रहे हैं? तो हम लोग इसको छेड़ने जा रहे हैं। और ये डेट एक चीज के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन हम लोग अभी बोले या फिर जो ऊपर में लिखा हुआ है, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। तो सवाल बनता है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को। और फिर आपका इसी टाइम से क्या हो गया था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसी समय क्या हुआ था? तो आपके अंग्रेजों के द्वारा एक आपका ऑपरेशन चलाया गया था। 7 अगस्त को क्या हुआ? वर्धा प्रस्ताव को पुष्टि किया गया। 8 अगस्त को क्या हुआ? वर्धा प्रस्ताव में कुछ कुछ चेंजेस किए गए, और फाइनली हुआ कि अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ? अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? तो इसको नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन जीरो। और इसके तहत क्या किया गया कि जो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, इनको क्या कर दिया गया? नजरबंद कर दिया गया, है ना। मतलब किन्हीं को जेल में डाल दिया गया, किन्हीं को कोई पैलेस में बंद कर दिया गया, सबको डीएक्टिवेट कर दिया गया कि बड़े नेता नहीं रहेंगे तो ये आंदोलन होगा ही नहीं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। बाकी इन तीनों का आप बताइएगा ईयर। जैसे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 से 22 चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 1930 में चला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसके बारे में आप बताइएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। कल के टॉपिक में हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह को ले लेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहनामा। शाहनामा जो है आपका एक फिरदौसी नामक लेखक के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया है? तो देखिएगा यहाँ पे ये कब लिखा गया है? तो 1010 ईस्वी में, ठीक है। 1010 ईस्वी में फिरदौसी के द्वारा क्या लिखा गया? तो शाहनामा नामक पुस्तक लिखा गया, जो एक राजाओं का पुस्तक हुआ करता था। देखो इससे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो क्वेश्चन बनता है कि जो आपका फिरदौसी वगैरह था, ये कौन था, कहाँ से आया था? तो ये सारे अरबी लेखक थे, ठीक है, जो किसके द्वारा आए थे? तो भारत में बहुत सारे क्या आए थे, आपके कह सकते हो आप ना, इन्वेडर आए थे, ठीक है। भारत में बहुत सारे इन्वेडर आए थे, आक्रमणकारी आए थे, और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के साथ कुछ बहुत सारे लेखक भी आए थे, जिन्होंने भारत की अस्थिरता को देख करके, भारत की सुंदरता को देख करके अपने बुक्स में उसको एक्सप्लेन किया। उसी में से एक आपका शाहनामा फिरदौसी भी था, ठीक है। किसके साथ आए थे आप ये बताइएगा। भारत में मेनली 3 मुस्लिम लोग का बहुत ज्यादा नाम आता है जो भारत पे आक्रमण किए थे। पहला जो नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का, ये पहला आक्रमणकारी था, अरबी था। दूसरा नाम आता है आपका, किसका आता है? मोहम्मद गजनवी का। और तीसरा नाम आता है मोहम्मद गौरी का, जिसके गुलामों ने ही आगे जाकर के क्या किया था? गुलाम वंश का स्थापना किया था, ठीक है, गुलाम वंश का स्थापना किया था। एक सेकंड रुक जाइएगा, देखिएगा यहाँ पे। हाँ, तो ये हो गया आपका फिरदौसी, है ना, इसके द्वारा आपका शाहनामा लिखा गया। चलो कुछ और देखते हैं, जैसे अबुल फजल, तो इसका भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल, इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका अकबरनामा, अकबरनामा, ठीक है। और इसी का आपका पार्ट कौन सा है? आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी, ठीक है। ये आपका अकबरनामा का ही पार्ट है, आईने अकबरी। तो आपसे अगर सवाल करता है कि अकबरनामा या आईने अकबरी, इसको कौन लिखा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल, ठीक है। चलिए अगर देखते हैं अल बरूनी के बारे में, तो इसने किताब उल हिंद, किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखा है। इसी को कहा जाता है तहकीक ए हिंद। और अगर आप शुद्ध हिंदी में पूछते हो तो क्या हो जाएगा? भारत की खोज, है ना, भारत की खोज। वहीं देखिएगा आपका अमीर खुसरो के बारे में पूछता है, तो इन्होंने तुगलकनामा पुस्तक की रचना की है, तुगलकनामा, तुगलकनामा, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं।
देखिएगा अंगोला की राजधानी है, अंगोला जो कि आपका एक अफ्रीकी देश है, और इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, देखना ऑप्शन, लुआंडा, किंशारा, मोनोरोविया, लुसाका। देखो ये सारे ऐसे नाम है ना जो आप बहुत ही कम सुनते होंगे, इनका बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होता है। पहले तो अफ्रीका का देश है, और अफ्रीका को हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत ही कम प्रसिद्ध है, और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी लुआंडा। जबकि अगर इसका मुद्रा पूछे, करेंसी पूछे, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका न्यू क्वांजा, है ना, क्या हो जाएगा, न्यू क्वांजा। न्यू क्वांजा जो है आपका किसका करेंसी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंगोला का, जो कि किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप का एक देश है, तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीकी देश है। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सवाल आपसे कर रहा है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, जिसका अर्थ होता है सत्य शोधक, सत्य का शोध मतलब सत्य का खोज। अगर आप शुद्ध हिंदी में देखते हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सत्य का खोज, सत्य का खोज करने वाला संस्था, सत्य का खोज करने वाला संस्था, ठीक है। देखो एक टाइम ऐसा हुआ था ना, अंग्रेजों के टाइम में ही क्या हुआ था कि भारत में बहुत ज्यादा कुरीति चल रही थी। तो 24 सितंबर 1873, है ना, कब, तो 24 सितंबर 1873 को क्या किया गया था, तो महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले एक गरीब, एक नॉर्मल, एक एवरेज परिवार का एक इंसान, जिसका नाम क्या था, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, इनके द्वारा एक समाज की स्थापना की गई, एक संगठन की स्थापना की गई, वही क्या कहलाया आपका सत्य शोधक समाज। 24 सितंबर 1873, ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले के बारे में आप एक चीज और याद रख सकते हो, इन्होंने एक बुक लिखा था, और उस बुक का नाम क्या था, गुलामगिरी, ठीक है, क्या नाम था, गुलामगिरी, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो सत्य शोधक समाज जो था ये किस चीज के लिए संस्था था, तो भारत में बहुत सारी, देखो एक कुरीति जो होता है ना, बहुत सारे कुरीतियों को जन्म देता है। जैसे सती प्रथा का एग्जाम्पल लेते हैं, सती प्रथा से पहले बाल विवाह का एग्जाम्पल लेते हैं। बाल विवाह क्या होता था कि एक छोटी सी बच्ची जो होती थी उसका अधिक उम्र के इंसान के साथ शादी कर दिया गया। जब तक वो बच्ची एक यंग एज में आती थी, एक वयस्क बन पाती थी, उस समय तक क्या होता था कि उस इंसान की एक अच्छी खासी एज हो गई, और जब उसकी डेथ हो जाती है, तो देखो एक कुरीति तो ये हुआ कि कम उम्र की बच्ची का शादी अब बड़े उम्र के लड़के से, अंकल से कर दिया। दूसरा क्या हुआ कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके बाद यहाँ पे एक और कुरीति आ गया, वो कौन सा आया, सती प्रथा। उस लड़की को जबरदस्ती नशा वाला भांग वगैरह खिला करके उस लड़की को जिंदा जला दिया जाता था। यहाँ आपका दूसरा कुरीति आपको मिल गया, सती प्रथा। अब आप सोचो कि अगर उनका बच्चा होगा तो वो बच्चा तो गरीबी का जिंदगी जिएगा ना, क्योंकि उसके पिता जो थे वो नेचुरल डेथ से मारे गए, उसकी माँ को जबरदस्ती मार दिया गया। अब वो बच्चा बचा, और अब वो क्या होगा कि गरीबी के जाल में फंस जाएगा। तो ये सब ना एक जो गंदा चीज होता था, एक जो कुरीति होता था, वो बहुत सारे कुरीतियों को जन्म दे देता था, जैसे कंटिन्यू समाज में चल रहा था। और किसी भी कुरीति को खत्म करने के लिए, किसी भी कुप्रथा को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, शिक्षा, ठीक है। इस समय महिलाओं को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दिया जाता था। देखो बात चल रहा है 19वीं सदी का बात हो रहा है, 1873 का बात हो रहा है, और महिलाओं को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दिया जाता था। इसलिए ज्योतिबा फुले सोचे कि नहीं, महिलाओं को शिक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, समाज शिक्षित नहीं होगा। और इस वजह से यह क्या करने लगे कि महिला को शिक्षित करना शुरू किए। लेकिन आप देखो कि अभी के टाइम में भी ना जो समाज है वो महिला को सर्वोपरि या फिर सारा छूट नहीं मिल सकता है महिला को। तो इस समय तो देखो 19वीं सदी का ऐसा समाज चल रहा है। इस समय क्या हुआ कि जब ज्योतिबा फुले खुद एक पुरुष होकर के जब बच्चियों को पढ़ाना शुरू किए, तो इनके कैरेक्टर पे उंगली उठना शुरू हुआ। इसलिए ज्योतिबा फुले क्या किए, अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किए। पता है आपको, ज्योतिबा फुले जो है उनकी एक पत्नी थी सावित्री बाई फुले। उन्होंने सावित्री बाई फुले को पढ़ाया, शिक्षित किया, एक कॉमन सा जो एक आपका प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज दिया। और फिर सावित्री बाई फुले क्या करने लगी, वो महिलाओं को, वो लड़कियों के ग्रुप को पढ़ाना शुरू की। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन और सीखे, क्या सीखे कि भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में किसे जाना जाता है, तो इन्हीं ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री बाई फुले जी को। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र किसे कहा जाता है, पता है आपको, इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है उसको और किस नाम से जानते हैं, तीसरा ध्रुव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले पूरा। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन,
सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? देखो सेना में भी ना सब लोग का ऐसा नहीं है कि सेना में आप जा रहे हो ना तो आप सिर्फ बॉर्डर पे ही बैठोगे, नहीं, वहां पे भी सब चीज का नियुक्ति होता है। तो डॉक्टर का भी नियुक्ति होता है। आपसे सवाल पूछा कि सियाचिन ग्लेशियर जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वहां पे तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर कौन बनी है? तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखो उल्टा पुल्टा लिख दिया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गीतिका कौल। ठीक है, गीतिका कौल। अगर बात करें सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो ये कहाँ पर है? तो ये हिमालय के उत्तर में है। ठीक है, हिमालय के उत्तर में स्थित है। उत्तर में भी देखो तो एक आपका एक प्रॉपर एक जगह होता है, आप नाम सुनो ना, भारत और पाकिस्तान का वो विवादित एरिया रहा। ठीक है, जैसे आप ना आपसे आप सवाल करता है कि ये जो आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ऐसे तो K2 होगा जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, बट वो जिस एरिया में है ना वो एरिया अभी विवादित है, वो पीओके वाले रीजन में है। आपसे पूछा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर पहली महिला जो डॉक्टर है वो तैनात होने वाली कौन बन गई है? वो बनी है आपकी गीतिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पर एक घाटी है, कौन सी नदी निकलती है? तो नुब्रा। ठीक है, आपसे सवाल करता है कि नुब्रा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर अभी कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ स्थित है? लद्दाख में। इस चीज को याद रखिएगा। लद्दाख को एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था आपका 31 अक्टूबर 2019 को। और अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? लद्दाख। ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, क्या है इसकी राजधानी? लेह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ये बिहार का एक शहर पूछ रहा है कि बिहार में है, बिहार में कहाँ है आप ये बताओ। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली। अच्छा, वैशाली के बारे में आप कुछ बताओगे? तो चलो आगे देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। ठीक है, ये जो आपका स्तूप वगैरह होता है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किस धर्म से? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगर बात करें बिहार के बारे में तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि बिहार का जो उत्तर से दक्षिणी लंबाई है, ठीक है, बिहार का जो उत्तर से दक्षिणी लंबाई है ये कितना है? 345 किलोमीटर। बिहार का जो पूर्व से पश्चिम लंबाई है ये कितना है? तो ये है आपका 483 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे और भी सवाल करता है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कितना नंबर का स्थान है, तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या की दृष्टि से कितना हो जाएगा? तीसरा, है ना, थर्ड। जनसंख्या की दृष्टि से कितना हो जाएगा? थर्ड। लेकिन आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछता है कि बिहार का कितना नंबर का स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12th नंबर का, मतलब 12वें नंबर का। चलो एक और देखते हैं। आपसे पूछेगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार बिहार का क्या रैंक बैठता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पहले नंबर का। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? तो ये होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, ये क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और अगर हम लोग देखें बिहार की चौहद्दी के बारे में कि बिहार में सबसे पहले तो आओ कि बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में आपका टोटल मिलाकर के कितना जिला है? 38 जिला है। 38वें नंबर का जिला कौन बना था? तो ये बना था अरवल। कौन बना था? अरवल। और ये अरवल किससे अलग होकर के बना था? तो ये बना था आपका जहानाबाद से अलग होकर। ठीक है, जहानाबाद से अलग होकर। अगर आपसे सवाल करता है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गया। सबसे पूर्वी, इधर का पूर्व होता है ना, सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा आपका किशनगंज। और सबसे पश्चिमी, हाँ ठीक है, सबसे पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कैमूर। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि ये बिहार का जिला हो गया अलग अलग, मतलब सबसे उत्तरी छोर कौन सा हो जाएगा। एक चीज और देखो यहाँ पे कि बिहार का जो उत्तरी एरिया है, ठीक है, बिहार का ये जो आपका उत्तर वाला एरिया है, ये यहाँ पे किससे बॉर्डर लगता है? तो यहाँ पे बॉर्डर लगता है नेपाल से।
ठीक है, किससे लगता है? नेपाल से। और नेपाल से कितना राज्य का बॉर्डर लगता है, सॉरी कितना जिला का बॉर्डर लगता है? तो ये हो जाएगा 8। मतलब बिहार का 8 जिला, 8 उत्तरी जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ क्या कर रहा है? बॉर्डर शेयर कर रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर और भी देखें तो झारखंड से, ठीक है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे किससे लगेगा बॉर्डर? तो झारखंड से लगेगा। और झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। ठीक है, 15 नवंबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे किससे लगेगा बॉर्डर? यहाँ पे लगेगा आपका वेस्ट बंगाल से लग जाएगा। और यहाँ पे जब आप आते हो तो किससे लगेगा? तो यहाँ पे लगेगा आपका यूपी से लगेगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक चीज और देखिएगा, बिहार के जो पहले सीएम थे ये कौन रहे थे? तो ये रहे थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, अभी वाला तो आपको पता होगा, श्री कृष्ण सिंह। और अगर देखते हैं कि बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये रहे थे आपके कौन? जयराम दास, जयराम दास दौलतराम, दौलतराम। बिहार से जो आपका लोकसभा में है कितना आदमी जाता है? 40 जाता है। राज्यसभा में कितना जाता है? 16 जाता है। बिहार के विधानसभा में कितना सीट है? 243। और विधान परिषद में कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 75। बहुत बार सब डेटा का हम लोग चर्चा किए, आई थिंक कि आपको याद भी होगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? देखो पॉलिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको सेंटेंस में होगा। आप पढ़े हुए रहोगे, पूरा याद रहेगा, बट समझ ही नहीं आया कि लाइन क्या बोला है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, सुनिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित, यहाँ से छोड़ते हैं यहाँ से उठाते हैं, कौन सा अनुच्छेद जो है मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? मतलब सवाल ये बोल रहा है आपसे कि हमारा कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जो ये बोलता है कि आप मानव का तस्करी नहीं कर सकते हो, मतलब मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हो, आप उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। तो पहला तो ये किस में आ रहा है? मौलिक अधिकार में आ रहा है। तो चलो उठाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले सारा नहीं देखेंगे, बस यही देखेंगे, मौलिक अधिकार है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट होना चाहिए, नागरिकों को मौलिक अधिकार देना चाहिए। ये चीज हम लोग कहाँ से प्रेरणा लिए? तो ये लिए यूएसए से, यूएसए। ठीक है, मौलिक अधिकार का चर्चा कहाँ किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। ठीक है, कहाँ? भाग 3 में। अगर आपसे आर्टिकल्स पूछता है तो 12 से 35। मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है? एक जो बेसिक अंतर यह है कि अगर आपसे आपका मौलिक अधिकार कोई भी व्यक्ति छीनता है तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आर्टिकल 32 आपको यह अधिकार देता है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना तो 226 नंबर का जो आर्टिकल है वो आपको हाई कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खोल के रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं। तो अलग अलग प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। 14 से 18 में क्या है? तो समानता का अधिकार है। 19 से 22 के बीच क्या है? तो वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। और 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहीं पे ये बात बोल रहा है। तो जो आपका 23 और 24 में जो बात किया गया है, यहाँ पे किस प्रकार के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता है, विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलो देखो अब क्या बोला है, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे याद भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले 23 में क्या बोला है? 23 में ये बोला है कि आप किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति से, बड़ा हो छोटा हो, आप किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करवा सकते हो। बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, मतलब आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो, आप किसी से बेगारी नहीं करवा सकते हो। बेगारी किसको कहते हैं? तो आप जिस लायक काम कर रहे हो, आपको उस लायक सैलरी नहीं मिल रहा है, उसी को कहा जाता है बेगारी। आप किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम या बेगारी नहीं करवा सकते हो। ये कहाँ बोल रहा है? आर्टिकल 23 में बोल रहा है। और 24 में क्या बोलता है? 24 में ये बोलता है कि आप 14 वर्ष से कम बच्चे को, 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी खतरनाक काम में, किसी भी जिसमें जान माल की हानि हो सकती है, आप उसमें काम में नहीं लगा सकते हो 14 साल से छोटे बच्चे को। तो बस 2 चीज आपको याद रखना है, 23 में सबके बारे में बात हो रहा है ना, बड़े लोगों के बारे में बात हो रहा है। और 24 जो है मेनली यहाँ पे किस पे ध्यान दिया जा रहा है? तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बारे में ध्यान दिया जा रहा है। चलो क्वेश्चन को देख लो, आंसर लगा लो आप, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे बोला क्या है? देखो यहाँ पे बोला क्या है? मानव तस्करी के बारे में, ना कि प्रॉपर बच्चा के बारे में बात किया है। तो आर्टिकल क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल 23 हो जाएगा। और देखो आपका 24 दिया भी नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9।
किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो ये क्वेश्चन कल आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, गलती से वही टाइप हो गया, इसको स्किप करते हैं, आगे निकलते हैं। आप ऐसा करिएगा कि कल हम इसमें जो भी फैक्ट बताए हैं आप उसको यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 29 जुलाई। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया गलती से। नेक्स्ट में आइएगा, देखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है ये किससे संबंधित है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 38 है ये किससे संबंधित है? यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा इसके बारे में। देखो हुआ क्या था 1978 में, ठीक है, 1978 में क्या किया गया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। समझ, देखो होता क्या बेसिकली अंतर, एक हुआ आपका एससी, है ना, ये जो जाति वाला बोला ये एससी हुआ, और एक हुआ आपका एसटी, टी फॉर ट्राइब, ये हो गया आपका जनजाति वाला, ठीक है। तो पहले 1978 में दोनों के लिए एक ही आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, दोनों के लिए एक ही आयोग का गठन किया गया था, लेकिन फिर बाद में जाकर के दोनों को सेपरेट कर दिया गया, दोनों को अलग कर दिया गया। और कितने नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा, तो 89वें नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया, तो एक किस चीज को अलग किया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यहाँ पे बहुत लंबा जाएगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में बना हुआ जो दोनों मर्ज बना हुआ था, दोनों को अलग कर दिया गया, और एक फॉर्मेट निकला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और दूसरा फॉर्मेट कौन सा निकला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो पहला तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरा आपसे सवाल ये किया है कि अनुच्छेद 338 में किसका चर्चा है, तो आर्टिकल 338 में जो चर्चा किया गया है यह है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का चर्चा किस आर्टिकल में है, 338 में, और 338 का ए में, ठीक है, 338 का ए में किस चीज का चर्चा है, तो ये चर्चा किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का चर्चा किया गया है। और इन लोग को देखो समाज में एक टाइम ऐसा रहा था, अगर आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल को भी दो भाग में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बाद हुआ था ऐसा कि कुछ समुदायों के साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव हुआ था, उनके साथ कुछ ऐसे कानून उनके लिए बना दिए गए थे ओरली, जो उनको काफी पीछे ढकेल दिया गया। और जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान मतलब सभी के लिए समान कानून, तो उन लोगों को बराबरी का दर्जा देने के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन आए, बहुत सारे ऐसे कानून बने ताकि उनके लिए जल्दी सुनवाई हो, जल्दी काम हो। और उसी सब के तहत एक आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और आपका जनजाति आयोग का चर्चा हुआ था। 338 जाति वाला होगा, 338 का ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका जनजाति वाला। आपसे 38 वाला पूछा है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक ना। चलिए फिर ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ।